हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंड में पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास 12 के फिजिक्स के मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 के टॉपर रिवीजन सीरीज में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आज बहुत सी शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी गई। कोई तार था, उसको खींचकर क्या कर दिया गया, पहले एक छोटा सा क्या था, तार था, उसको खींचकर पहले इसकी लंबाई क्या थी, L1 थी। माने थे क्या, L1 बराबर L लंबाई था और उसको खींचकर क्या कर दिया गया, कह रहा है 3 गुनी कर दी जाती है। तो यानी L1 बराबर क्या कर दिया गया, L2 बराबर कितना कर दिया, 3L कर दिया। पहले L था और उसको क्या किया, 3L कर दिया। तार को एक नियत विभवांतर स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या था, A1 था और बाद में क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। जब लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला, यदि तार की लंबाई पहले L1 थी, इसको इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि तार की प्रारंभिक लंबाई क्या हो, L1 मान ली जाए और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 तथा तार को खींचने से इसकी लंबाई L2, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 हो जाए, तब जब इतना हो जाएगा तो L1 बराबर क्या है, L1 बराबर माना क्या है, L है और L2 बराबर हमारा क्या है, 3L है। तो हमारे L1 बटे L2, L1 बटे L2 बराबर L बटे 3L यानी 1/3। तो L1 और L2 का मान कितना आ गया, 1/3। अब तार को खींचने पर, अब तार को क्या कर दिया, हमने खींच दिया। अब तार इतना छोटा था, अब ये तार हमारा कितना था, एक सेकेंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा तार था। इस तार को क्या किया, हमने खींच दिया। अब खींच दिया, अब खींचने के बाद, खींचने के बाद तार का आयतन क्या होगा, नियत रहेगा। आयतन तो नियत रहेगा लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा आयतन नियत रहेगा तो यानी A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2। तो तार की क्या हो जाएगी, लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन क्या होगा, उसका आयतन नियत रहेगा। तो A2 तो हमारा हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2, नहीं L2 बटे L1। A1 था, A2 नीचे आ गया, L1 नीचे आ गया, L2 बटे L1। A1 बटे A2 बराबर क्या, L2 बटे L1। तो हमारा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा कितना, 3/1। अब इतना आ गया, A1 बटे A2 का मान हमें मिल गया। तो अब यहाँ से हम फार्मूला भी निकालेंगे। तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर होता है ρL बटे A, ρL अपान A। तार का प्रतिरोध R बराबर क्या, ρL अपान A। तो R1 पहले हम R1 निकालेंगे। पहले प्रतिरोध कितना था, R1 बराबर क्या है, रो L1 अपान A1, रो L1 अपान A1 और R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो L2 बटे A2। तो हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2, R1 बटे R2, R1 बटे R2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ये क्या, ऐसे यहाँ मान लिया बटे कर देते हैं, क्या A रो से रो कट जाएगा और L1 बटे A1 और L2 बटे A2 यानी क्या हो जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा, L2 नीचे हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा L1 बटे A1 गुणे A2 बटे L2, A2 बटे L2। तो हमारा हो जाएगा R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1 गुणे A2 बटे A1 गुणे L1 बटे L2। तो A2 बटे A1 और L1 बटे L2 के मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा R1 बटे R2 बराबर 1/3 गुणे 1/3। तो हमारा क्या, A2 बटे A1, A2 बटे A1, A2 बटे A1 का मान कितना हो जाएगा, 3/1 था तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से A2 बटे A1 निकाल लेते हैं, A2 बटे A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा।
A2 बटे A1 1/3 और L1 बटे L2 कितना है 1/3। तो दोनों मान रख दिए तो हमारा कितना आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर कितना आ जाएगा 1/9। तो हमारा R2 बराबर कितना हो गया, R2 बराबर 9R1। तो हम यहाँ से एक फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लंबाई 3 गुना किया है। यानी मान लेते हैं क्या, हमारा पहले हमने क्या किया, यहाँ से एक फार्मूला आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमारा क्या था R2, मतलब R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या था लंबाई हमने कितना किया था, लंबाई मान लेते हैं n बराबर कितना था, n को क्या किया, n बराबर लंबाई यानी कितना कर दिया, n 3 गुना कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया 9 गुना हो गया, यानी n का स्क्वायर इंटू R1। तो n स्क्वायर R1 यहाँ से क्या करते हैं एक फार्मूला निकाल सकते हैं और इसी फार्मूले का यूज करके हमने आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कराया था। तो इस फार्मूले को क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यदि क्या कर दिया जाए, लंबाई को घटा गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध में इतना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो अतः तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं इसका अगला दूसरा पॉइंट क्या कर रहा था, कह रहा प्रतिरोधकता एक ही पदार्थ के लिए नियत रहती है, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित होगी। मतलब कोई भी पदार्थ का है क्या प्रतिरोधकता क्या होती है, नियत होती है, चाहे लंबाई घटाए बढ़ाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रतिरोधकता क्या होगी, नियत होगी, वह किसी पर निर्भर नहीं करेगी। नेक्स्ट इसका अगला तीसरा, कर अनुगमन वेग Vd बराबर होता है EV अपान ml इंटू टाउ। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा Vd प्रोपोर्शनल टू 1/L। Vd प्रोपोर्शनल टू 1/L ही तो है, L का उल्टा क्या है, ये सब नियतांक है। तो Vd बराबर प्रोपोर्शनल टू के क्या, यदि क्या होगा लंबाई को बढ़ाएंगे अतः तार की लंबाई 3 गुनी कर देने पर अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा। क्या किया हमने 3 गुनी कर दिया, L को क्या किया 3L कर दिया। तो हमारा यहाँ पर Vd देख सकते हैं कितना, लंबाई L को क्या किया हमने 3 कर दिया। तो क्या हो जाएगी, जो हमारा अनुगमन वेग क्या हो जाएगा 1/3 गुना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह रहा गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध है। तो गतिशीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता हम कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा होता है म्यू बराबर Vd अपान E। तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है Vd बटे E। तो म्यू बराबर होता है Vd बटे E। तो हम जानते हैं म्यू बराबर, तो म्यू बराबर हम जानते हैं होता है Vd का मान क्या है E और कैपिटल E अपान m इंटू टाउ बटे E। E इंटू ई m बटे टाउ इंटू E। तो हमारा क्या हो जाएगा E से E कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा E टाउ अपान m। म्यू बराबर क्या हो जाएगा E टाउ अपान m। तो यहाँ पर यदि क्या करते हैं, यहाँ पर म्यू का मान क्या करते हैं घटाते हैं, म्यू का मान क्या होगा घटेगा तो टाउ का मान क्या होगा भी क्या होगा घटेगा। तो दोनों क्या है एक दूसरे के अनुपाती हैं। तो तक कह सकते हैं कि गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है घट जाती है। ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी गतिशीलता घट जाती है। म्यू घटेगा तो क्या होगा टाउ भी क्या होगा घटेगा, लेकिन ताप बढ़ने पर क्या होता है गतिशीलता घट जाएगी। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो क्या होगी गतिशीलता घट जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। करा गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध, घनत्व, वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध।
तो गतिशीलता तथा वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या था, NE/VD, NE/VD, I बराबर NE/VD होता है। तो VD बराबर क्या होता है, I/NE/A, I बटे NE/A, तब म्यू बराबर हो जाएगा I बटे NE/A, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर बटे NE/A। तो हमारा क्या होगा, म्यू बराबर इतना हो गया। तो यह क्या है, गतिशीलता और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध I बटे NE/E इंटू A। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। चूंकि हम जानते हैं क्या VD बराबर होता है, क्या VD बराबर म्यू इंटू E। VD बराबर कितना आ जाएगा, म्यू इंटू E। तो VD बराबर क्या होता है, म्यू इंटू E। तो VD के जब क्या हमने म्यू रख दिया, तो म्यू यहाँ म्यू इंटू E रखा, तो E क्या हो गया, यहाँ नीचे आ गया, तो हमारा म्यू इंटू E हो गया। तो I बराबर NE/E। अब बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं I बटे A बराबर होता है कितना, J, जिसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व, तो म्यू बराबर हमारा हो जाएगा J बटे NE इंटू E। तो हमारा इतना आ गया, और यह क्या हो गया, हमारा गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में हम संबंध स्थापित करेंगे। माना धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो माना एक क्या, ये हमारा चालक है जिसकी लंबाई क्या है, यल हमने मान लिया, और इसमें क्या है, हमने इसे बैटरी से जोड़कर इसमें क्या किया, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस से माइनस की तरफ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की गति की प्रवाह क्या, माइनस से प्लस की ओर। तो कह रहा है माना चालक की लंबाई यल है, माना चालक की लंबाई ये यल, और तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं क्या, हमारा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, हमारा A है। और चालक की आयतन V बराबर हो जाएगा कितना, आयतन बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल गुले लंबाई। तो लंबाई यल है और इसका क्या है, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, एरिया A है, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो क्षेत्रफल A, तो AB का आयतन, चालक जो AB है हमारा AB, इसका आयतन कितना होगा, इस चालक AB का आयतन कितना होगा, तो A इंटू यल। अब चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मान लो क्या, इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन n है, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरे आयतन में क्या कैपिटल N मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा NaL। अब NaL। अब आइए आगे। अब चालक में उपस्थित कुल आवेश, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, N इंटू E। तो N हमने क्या माना है, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब पूरे आयतन में क्या है, N इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो क्या होगा, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन का Ne। तो N बराबर क्या है, NaLe, नल्ली NaLe, नल्ली खाते हैं ना, वही नल्ली है। Q का क्या हो गया, नल्ली हो गया। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर होता है क्या, Q बटे T। तो हम जानते हैं I बराबर नल्ले, Q का मान क्या लिखिए, नल्ले बटे T। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। समय बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे वेग, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या समय बराबर विस्थापन बटे वेग। समय हमारा क्या है, समय मान लेते हैं क्या, हमारा T है, विस्थापन को मान लेते हैं क्या, यल है, और वेग क्या है, Vd। तो Vd है तब समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो हमारा I बराबर हो जाएगा क्या है, नल्ले NaLe, नल्ले बटे T बराबर क्या है,
आई बराबर टी के जगह पर हमने क्या ले गया एल बटे वी टी, तो नल्ले बटे टी के जगह क्या एल बटे वी डी, एल बटे वी डी। एल से एल हमारा क्या हो गया कट गया। अब एल से एल कट गया तो हमारा हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच क्या है संबंध है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे तो जे बराबर हम जानते हैं धारा घनत्व निकालना था, जे बराबर क्या होता है आई बटे ए, जे बराबर आई बटे ए। तो हमारे जे बराबर क्या आता है एन ई ए वी डी बटे ए से कट गया, हमारा हो जाएगा जे बराबर एन ई वी डी, जे बराबर क्या आता है एन ई वी डी। तो यही हमारा क्या है लिख सकते हैं, यह धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वी डी के बीच संबंध है। तो हमने क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट हमने CEPT CONC कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले क्या किया फिगर बना लिए, पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या n निकालेंगे, नल्ले NaL। अब उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में क्या किए हैं, तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया Q बराबर क्या कर दिया Ne लगा दिया और NaLe नल्ले आ गया। अब उसके बाद हमने चौथे पॉइंट में क्या किया I बराबर Q बटे T लगा दिया, तो ये लगाया ना। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने इसको n निकाल लिया और टोटल को ये तो यहाँ तक हो गया, इतना निकाल ही लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया Q बराबर n से हमने क्या किया नल्ले निकाल लिया और I बराबर Q बटे T रख दिया। उसके बाद हमारा I बराबर, उसके बाद हमने क्या लिखा I बराबर क्या Q बटे T रख दिया, जहाँ Q बटे T के जब क्या NaLe बटे T रख दिया और T बराबर क्या समय बराबर दूरी बटे समय से लिख दिया। क्या गया T के जगह पर क्या हमने L बटे VD रख दिया। उसके बाद I बराबर NE VD हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो गया पाँचवें नंबर में हमारा I बराबर NE VD प्राप्त हो गया। अब यहीं से J बराबर भी हमारा क्या हो गया NE VD प्राप्त हो गया। तो पाँच ही कॉन्सेप्ट में क्या हो गया हमारे पाँच ही पॉइंट में क्या किया हमने पूरे डेरिवेशन को कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए शॉर्ट नोट बनाकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, कमेंट में बताइएगा ई का मात्रक। पढ़ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो क्या हो जाए रिवीजन भी होता रहे। और आई का मात्रक और किरचॉफ के प्रथम नियम किस पर आधारित है। और हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ के, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P बटे Q R बटे S प्राप्त कीजिए, जहाँ P Q R तथा S चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो कह रहा व्हीटस्टोन सेतु, कर इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों को क्या किया प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। एक विशेष प्रकार के परिपथ का क्या किया आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इन्होंने क्या किया चार प्रतिरोधों को लिया और क्या किया एक समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं से क्या किया उनको जोड़ दिया। समांतर चतुर्भुज की क्या किया चार भुजाओं से जोड़ दिया। तो और चार भुजाओं से चार प्रतिरोध जोड़ दिया और इसके बीच में क्या किया दो भुजाओं से गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी लगा दी और दो भुजा से क्या किया हमने एक बैटरी जोड़ दिया और एक केवन कुंजी लगा दी। तो देखिएगा इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज को एक बीकड़ में एक सेल तथा दूसरे बीकड़ में धारामापी जी लगा होता है और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप न आए
तब सेतु संतुलन की अवस्था में शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पर ये चीज़ हमने बताया और ये चीज़ क्या है लिख दिया है, बस इतना ही लिखना है। उसके आगे अब जब शून्य विक्षेप की स्थिति यानी क्या सेतु क्या हो जाएगा संतुलन में जब हो जाएगा तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी P/Q बराबर R/S। यदि भाषा नहीं लिखेंगे आप इतना ही लिख देते हैं, क्या होगा संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर क्या हो जाएगा R/S या P/R बराबर Q/S लिख देंगे क्या संतुलन की अवस्था में। बस इसको लिख देना। क्या हमने चार प्रतिरोधों को लिया श्रेणी क्रम में, क्या क्या एक चतुर्भुज बनाते हुए चतुर्भुज के विकर्ण को एक सेल से दूसरे सेल एक सेल तथा दूसरे विकर्ण से धारामापी लगा होता है। एक विकर्ण से क्या किया हमने, एक विकर्ण से इससे क्या किया हमने, यहाँ से क्या एक तो हमने क्या किया इसी विकर्ण से क्या किया हमने ये सेल लगा दिया है, ये सेल लगा दिया हमने। इस विकर्ण से क्या किया हमने सेल लगा दिया और दूसरे विकर्ण में क्या किया हमने धारामापी और एक कुंजी लगा दी और एक सेल और कुंजी लगा दी। कुंजी नहीं लगती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया यहाँ पर सेल और लगा दिया और एक से क्या किया हमने धारामापी लगा दिया। बस इतना ही लिख देंगे। और यहाँ पर क्या संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर क्या R/S, और जब क्या सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो क्या होता है P/Q तथा R/S या P/R या Q/S क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब संतुलन की अवस्था में क्या करेंगे, निगमन कैसे निकालेंगे सूत्र। तो एक बंद लूप 1, यहाँ पर एक बंद लूप लेते हैं 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया बंद लूप लिया, इधर से हमने क्या किया ये बंद लूप लिया। अब इधर से चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा P1I1 और यहाँ पर यहाँ से क्या होंगे फिर यहाँ चलेंगे तो हमारा क्या होगा उल्टा रहा है तो P1I1 माइनस P2 I2R2 P1I1 माइनस क्या हो जाएगा I2R2। तो लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में लिखेंगे हम बंद लूप 1 में, बंद लूप 1 में, बंद लूप 1 में। तो इसको बंद लूप 1 मान लेते हैं। तो हमारा ABDA से ABDA से तो ABDA में चलेंगे तो हमारा हमने क्या बना, पहले I1 धारा की दिशा में क्या होगा I1P माइनस धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा माइनस I2R बराबर क्या हो जाएगा, जब कोई वैद्युत वाहक बल नहीं चला तो क्या 0 हो जाएगा। हमारा क्या किरचॉफ का नियम है। तो I1P बराबर हमारा क्या होगा I2R, समीकरण नंबर 1। अब बंद लूप 2 में, बंद लूप 2 से, बंद लूप 2 क्या है हमारा BCDB में, BCDB में। अब BCDB में तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ भी ऐसे चलेंगे, ये हमारा क्या हो गया ये बंद लूप 2 है तो BCDB में। तो यहाँ से हम चल रहे क्या I1Q और ये हमारा क्या धारा के धारा इधर जा रही है, इधर बह रही है, हम इधर चल रहे क्या होगा माइनस I2S। तो हमारा क्या हो जाएगा I1P माइनस I2S हो जाएगा, I1P माइनस I2S, I1P माइनस I2S बराबर कितना आ जाएगा 0। कोई वैद्युत बल नहीं है, हो जाएगा हमारा I1P बराबर I2S, ये जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर हम जानते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो हमारा हो जाएगा कितना I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, I2 से I2 I1 से I1 कट गया, आ जाएगा P/Q बराबर R/S। तो P/Q बराबर क्या जाएगा R/S। तो यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। तो लिख सकते हैं यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है, संतुलन
की स्थिति है। ये क्या हमारा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम शानदार तरीके से 3 से 5 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करा। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R1 प्रतिरोध के में कुछ समय तक एक आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। यहाँ पर क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। प्रतिरोध स्मॉल r है। R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है। R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाता है। एक और एक अन्य प्रतिरोध R2 है जिसमें उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। उसमें भी क्या कहते हैं, अन्य प्रतिरोध R2 में भी क्या उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है जितना R1 में। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तब सिद्ध कीजिए कि R बराबर, जो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या, √R1 R2। तो ऊष्मा उत्पादन हम जानते हैं H बराबर क्या था, I स्क्वायर RT होता है। हमारा H बराबर क्या था, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो हमारा कह क्या प्रतिरोध R1 और R2 है। R1 R2 में क्या है, धारा I1 I2 भेजी जाती है और कितने समय तक, समान समय तक धारा, एक में I1 धारा भेजी गई, एक में I2 धारा भेजी गई, कितने समय तक, समान समय तक भेजी जाती है। तो हमारा जानते हैं कि यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर T से T क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर कट जाएगा। जब T से T यहाँ पर कट जाएगा तो I1 स्क्वायर R1 बराबर क्या, I2 स्क्वायर अपन R2। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है E/R1 प्लस R। क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध R1 और E/, हो जाएगा हमारा R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा, E/R। I बराबर क्या था, विद्युत वाहक बल बटे R, प्रतिरोध R। तो हमने क्या किया, I बराबर क्या, V/R होता है। तो V की जगह पे क्या हमारा E है और R है, तो R प्लस R। तब इसको क्या स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है ये है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम जानते हैं E स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू R1 बटे हो जाएगा क्या हमारा R1 प्लस R, R1 प्लस R बराबर हो जाएगा E स्क्वायर अपान E स्क्वायर R2 अपार R2 प्लस R। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा R1 बटे R1 प्लस R का स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, बराबर R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आगे हम जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं R1 बटे R2, R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर क्या जाएगा, R1 प्लस R बटे R2 प्लस R का स्क्वायर। इसको अलग अलग स्क्वायर दे क्या करें, इसको हम तोड़ देते हैं, स्क्वायर इसको स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा कितना, R1 प्लस R2, R1 बटे R2, R1 प्लस, तो क्या रहेगा ए स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 R1 इंटू R स्मॉल 2 R1 इंटू स्मॉल R, 2 R1 इंटू R बटे R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 R2 इंटू R। अब यहाँ पर क्या होगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा R1 R2 स्क्वायर, हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर, R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2 R2 2 R1 R2 R 2 R1 R2 इंटू R बराबर R2 R1 स्क्वायर R2 या R1 स्क्वायर R2 R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 R स्क्वायर R2 R स्क्वायर प्लस R1 R2 R प्लस 2 R1 R2 इंटू R। तो अब यहाँ पर देखिए 2 R1
R2 इंटू आर, इससे ए कट जाएगा, दोनों तरफ क्या बराबर प्रतिशत क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर R1 R2 स्क्वायर, R1 R2 स्क्वायर, ए इसको इधर लाएंगे R1 R2 स्क्वायर माइनस एक सेकेंड इसको लिख सकते हैं, बचेगा क्या क्या, पहले बच रहा है R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर बराबर बच गया कितना, R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ही खेला किया जाएगा। तो हमारा R1 R स्क्वायर कौन है, R1 R स्क्वायर और R2 R स्क्वायर माइनस R2 R स्क्वायर, R2 R स्क्वायर माइनस R2 R स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 है माइनस R1 R2 स्क्वायर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड इसको करेंगे यहाँ, इसको थोड़ा सा इधर घुसकाते हैं जिससे क्या जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर R1 स्क्वायर R2 है और R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, R स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा R1 माइनस R2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम R1 R2 कॉमन कर लेंगे, R1 R2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, R1 माइनस R2। अब यहाँ से R1 माइनस R2 गया, कट गया और हो जाएगा क्या, R स्क्वायर बराबर R1 R2। तो हमारा R बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट R1 R2, अंडर रूट क्या जाएगा R1 R2 हमारा आ जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था और हमें क्या किया, आसानी से प्रूव कर दिया। तो R बराबर क्या, R1 इंटू R2 अंडर रूट, तो ये क्या हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कह रहा वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है किरचॉफ के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम होता है संधि नियम या धारा का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को लूप का नियम या पास का नियम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके फर्स्ट नियम को देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा, मतलब किसी बिंदु पर क्या रहे आने वाली धारा, माने क्या ये हमारा संधि है, यहाँ पर आने वाली धारा और तथा संधि से दूर जाने वाली धारा, का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, 1 1 1 1 कितने 1 2 3 4 एम्पियर की मान लेते क्या धारा आई और यहाँ से क्या होगी 4 एम्पियर की धारा चली गई। तो 4 माइनस 4 क्या आ रही है तो प्लस लेंगे और जा रही क्या करेंगे माइनस लेंगे, 4 4 कितना होगा 0। तो इसी प्रकार क्या होता है, संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यही हमारा कहा है। तो यहाँ पर क्या रहे, कुछ धाराएं आ रही हैं कुछ जा रही हैं, तो हमारा सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं कि अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। माना कि चालक में आने वाले जिन चालक है ये हमारा क्या है, एक चालक है जिसमें धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 I2 I3 I4 I5 बह रही हैं, संधियों पर मिलते हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, संधियों है, यहीं पर क्या हो रहे हैं, ये धाराएं मिल रही हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, जो संधि की ओर आ रही हैं आने वाली धारा को क्या करेंगे धनात्मक, और है और अतः I1 और I2 क्या धनात्मक है, तो क्या होंगे I1 और I2 धनात्मक हैं तथा I3 I4 I5 ऋणात्मक हैं। क्यों, क्योंकि क्या संधि से दूर जा रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 क्या रहे संधि की ओर आ रही हैं तो I1 प्लस I2 और संधि से दूर जा रहे हैं I3 I4 और I5 बराबर क्या जाएगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3
प्लस I4 प्लस I5। तो ये हमारा क्या आएगा, आ जाएगा। अतः इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। और यह नियम क्या है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, यदि आपने उसका आंसर उस समय कमेंट में दिया होगा तो आप मिला सकते हैं कि जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, क्योंकि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसका दूसरा नियम देखते हैं किरचॉफ का। तो कर रहा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी पास में के विभिन्न खंडों में बहने वाली, कोई परिपथ है उसके पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमारा वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग तो सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई। तो मान लीजिए हमारा क्या ए लूप है, इसमें क्या है, प्रतिरोध जुड़े हैं, इसमें विद्युत वाहक बल भी है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसका नियम कैसे लगाएंगे। तो मान लेते हैं बंद पास ए बी सी डी। हम बंद पास लेंगे कौन सा, हम बंद पास ले रहे हैं ए बी सी डी ए। इस बंद पास को हम ले रहे हैं। तो इस बंद पास में हम चल रहे हैं क्या, धारा इधर बह रही है और यहाँ पर धारा, यहाँ पर भी धारा क्या रही, इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है और यहाँ पर भी धारा इधर बह रही है। तो हम चल रहे किधर रहे हैं, हम चल रहे हैं इधर। हम चल किधर रहे हैं, यदि हम ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए, तो हम इधर चल रहे हैं। मान लीजिए क्या हमने इधर से लिया, हम इधर चल रहे हैं, इस बंद पास में इधर से चल रहे हैं। हम क्या करें, इधर चल रहे हैं। जब इधर चलेंगे और इधर चलेंगे तो हमारा क्या I1 है। तो हम क्या, धारा है, धारा, हम धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं इधर। हमने क्या लिया, ए बी सी डी ए, हमने लिया क्या, ए बी सी डी ए। तो हम इधर चलेंगे तो हमारा क्या होगा, I1 धारा है और हम चल रहे हैं किधर, हम जा रहे हैं इधर और धारा बढ़ी क्या इधर। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 R1 कितना हो जाएगा, माइनस I1 R1। तो हो जाएगा कितना हमारा, माइनस I1 R1। तो इसमें एक यहाँ पर हम चल किधर रहे हैं, तो इसको देख लीजिए, हम चल किधर रहे हैं, ए बी सी डी ए। तो हम चल इधर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर चल रहे हैं ना, तो इधर चल रहे हैं, तो इधर हम चल रहे हैं, तो इधर चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस I1 R1। तो लिख सकते हैं पहले बंद पास ए बी सी डी ए में तो हो जाएगा कितना, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। उसके बाद हम इधर ही चल रहे हैं ना, तो इधर चल रहे हैं, तो क्या I2, हम इधर चल रहे हैं और धारा भी इधर है, धारा की दिशा भी इधर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा कितना, प्लस I2 R2। अब उसके बाद क्या है, विद्युत वाहक बल। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस पर जा रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम इधर जा रहे हैं, जब इधर जा रहे हैं तो क्या करें, किस पर पहुँच रहे हैं, माइनस पर पहुँच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस E1। और यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, माइनस है, ये हमारा प्लस है, कूद की पर रहे हैं, प्लस पर जा रहे हैं। तो क्या जाएगा हमारा, प्लस लगा देंगे, प्लस E2। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो दूसरे बंद पास में सी डी ई एफ सी में, दूसरे बंद पास सी डी ई एफ सी, तो हम चल रहे किधर रहे हैं, अब इधर हम चल रहे हैं, इसमें इधर चल रहे हैं, इसमें हम इधर चल रहे हैं, इसमें हम इधर चल रहे हैं। तो सी से चल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर चल रहे हैं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, I2 R2। इस बंद पास में हम देखेंगे I2 R2, तो कितना जाएगा, I2 R2, जिधर जा रहे हैं उधर ही धारा है। अब उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं और हम इसमें भी धारा क्या रही है, इधर ही बह रही है, इधर ही धारा बह रही है। तो कितना बह रही है, I1 प्लस I2 बह रही है। तो I1 प्लस I2 इंटू कितना है हमारा, R3। तो लिख देंगे प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर हमारे कितना है, इसमें विद्युत वाहक बल इधर चल रहे हैं, माइनस से प्लस पर कूदे तो क्या होगा, हमारा हो गया कितना, E2 हमारा हो गया बराबर E2। तो इस फिगर को हम कर लेते हैं साफ सुथरा। अब
अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा फिगर। अब यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं, हमें क्या कहाँ चला था, इसमें इधर चला था। इस लूप को इस तरह बना लीजिएगा। तो हमने क्या किया था, इस लूप में इधर चला था। आप किधर से भी चल सकते हैं, बाद में कटने पिटने पर क्या होगा, उतना ही आएगा। तो यह नियम किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को। ऊर्जा को क्या कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो हमारा जो प्रथम नियम है वो किसको कर रहा है, आवेश संरक्षण, प्रथम आवेश, आवेश, प्रथम आवेश, प्रथम आवेश और द्वितीय ऊर्जा, द्वितीय ऊर्जा, प्रथम आवेश द्वितीय ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन वेग होता है क्या, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। एक सेकंड, उस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो मान लीजिए क्या हमारा एक चालक है, एक हमारा क्या है, चालक है, हमारा एक चालक है। इस चालक तार में हमने क्या किया, एक बैटरी से क्या करते हैं, इस चालक तार को क्या बैटरी से जोड़ देते हैं। इस चालक तार को हम बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके कलर को चेंज कर लिए। इस चालक तार को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहे हैं, गति कर रहे हैं। और इसको हमने क्या किया, यदि इस चालक तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, इस चालक तार की लंबाई हमारी क्या है, इस चालक तार की लंबाई, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, यल है। इस चालक तार की लंबाई हमने क्या किया, मान लिया। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत वेग से उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करते हैं, उच्च विभव वाले सिरों की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं, तो उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जब हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उच्च विभव की ओर क्या होगा, गति करने लगा और उसी गति को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अब आइए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का हम क्या कहते हैं, निगमन करते हैं। माना एक धातु के तार की लंबाई, क्या कहिए, अनुगमन वेग की परिभाषा समझाइए और क्या कीजिए, ओम के नियम की उत्पत्ति भी कीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा धातु के तार की लंबाई माना यल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने मान लिया क्या, A है। जब इसके सिरों पर विभवांतर भी लगाया जाता है, इसके सिरों पर हमने क्या किया, विभवांतर भी लगा दिया। तो विभवांतर क्या किया, हमने भी लगा दिया। जब इसके सिरों पर क्या, हमने विभवांतर भी लगा दिया, तब विभवांतर भी लगा देने पर इसमें धारा I बहने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, VD हो। तो अनुगमन वेग VD हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE/AVD, NE/AVD। तो हम जानते हैं VD बराबर क्या होता है, I बटे NE/A, I बराबर NE/A, समीकरण नंबर A। अब तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तार का प्रत्येक बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यानी V बटे यल। एकांक लंबाई में उत्पन्न क्या होता है, विभवांतर को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, V बटे यल। अब इस विद्युत क्षेत्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, Q इंटू E हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा लगता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी E इंटू E, यानी हो जाएगा E के जगह पर हम क्या लिखते हैं, EV बटे यल, V बटे यल। E के जगह पर क्या लिखते हैं, हम V बटे यल लिख सकते हैं। E के जगह पर क्या हम V बटे यल लिख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा इसमें उत्पन्न त्वरण A हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उसका द्रव्यमान m हो, तो हमारा त्वरण क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान।
तो ए बराबर क्या एफ बटे एफ बराबर क्या एम में होता है, तो ए बराबर क्या एफ बटे एम। तो ए बराबर एफ बराबर क्या है हमारा ई भी बटे यल है, तो यानी क्या हो जाएगा एम इंटू यल। ए बराबर क्या है ई भी बटे एम इंटू यल। अब इतना हो जाने के बाद अब आइए आगे। यदि किसी क्षण विद्युत क्षेत्र ई की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या u1 हो, मान लीजिए क्या कोई समय ऐसा आ गया जहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कुछ उसमें वेग होगा, कुछ ऊष्मा निकालेगा। जब क्या होगा विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो u1 हो, तो ई की उपस्थिति में यह बढ़कर क्या होता है, तो पहले u1 निकल रहा था और जब क्या हो गया हमने क्या किया उस पर विद्युत क्षेत्र जब उपस्थित हो गया तो u1 प्लस क्या होगा ए टाउ 1 हो जाएगा। तो u1 में क्या हो जाएगा u1 में ए टाउ 1 क्या होता है जुड़ जाता है। इस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः u2 ए टाउ 2 u3 ए टाउ 3 डॉट 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 हो जाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि इन सभी n इलेक्ट्रॉनों के इन वेगों का औसत ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत होगा क्या कहेगा अनुगमन वेग कहलाएगा। तो हमारा Vd बराबर हो जाएगा यहाँ पर Vd बराबर हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1 u2 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 u n प्लस ए टाउ n un प्लस ए टाउ n बटे n बराबर हमारा हो जाएगा Vd बराबर हो जाएगा यहाँ से u1 प्लस Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे क्या आ जाएगा हमारा n। तो हमारा प्लस इसमें क्या होगा हमने u1 u2 को क्या किया हमने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2, तो प्लस यहाँ पर ए हम कॉमन कर लेंगे और हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल n स्मॉल n। अब इसके बाद हमारा इसको लिख सकते हैं क्या n बार है तो क्या n टाउ हो जाएगा ए n क्या हो जाएगा ए इंटू n टाउ बटे n और u n इंटू यू। तो हम जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो औसत वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत उसमें वेग क्या होता है शून्य होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उनका औसत वेग क्या होता है उसमें वेग क्या होता है शून्य होता है। तो Vd बराबर क्या जाएगा 0, ये औसत उसमें वेग है, ये हमारा क्या औसत उसमें वेग क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा और प्लस ए इंटू टाउ n बराबर क्या n टाउ इंटू n से n हमारा कट गया तो हमारा Vd बराबर हो जाएगा कितना ए टाउ। तो Vd बराबर क्या होगा हमारा ए टाउ, तो हमारा Vd बराबर क्या आ जाएगा Vd बराबर आ जाएगा ए का मान क्या ई भी इंटू टाउ अपान एम इंटू यल। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 को हमने क्या माना है, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ गया, समीकरण 1 क्या है आई Vd बराबर क्या आई अपान एन ई ए। तो Vd बराबर आई अपान एन ई ए और क्या है Vd बराबर आई अपान एन ई ए देख देंगे और ये आई अपान एन ई ए समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 ई भी अपान एम यल इंटू टाउ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम यल यहाँ आ जाएगा अपान एन ई स्क्वायर, ई से ई स्क्वायर इंटू भी नहीं रखेंगे इंटू ए इंटू टाउ आ जाएगा और बचा भी को यहीं रहने देंगे, भी बटे कितना आ जाएगा हमारा आई को यहाँ लेंगे। तो क्या होता है भी बटे आई यानी क्या होता है भी बटे आई बराबर क्या होता है आर होता है। तो एम यल अपान एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ को हम क्या ले सकते हैं मान ले सकते हैं क्या ये हमारा कितना है कांस्टेंट है। इसको यदि हम क्या इसको क्या करें हम आर मान लेते हैं, जब आर मान लेंगे तो भी बटे आई बराबर क्या होता है आर होता है। तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है भी बटे आई और यही हमारा क्या है ओम का नियम है, और यही हमारा क्या है ओम का नियम है। और हमने क्या किया ओम के नियम की उत्पत्ति कर दी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और
आपने यदि सेशन को अच्छे तरीके से देखा है और सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।